अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने क्लास 11 का सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है, पहले वाले लेक्चर में मैंने वेक्टर इसके रिप्रेजेंटेशन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ। आज हम वेक्टर के एडिशन के बारे में बता रहे हैं कि वेक्टर को हम किन किन तरीकों से ऐड करते हैं। तो वेक्टरों को ऐड करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला तरीका ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल तरीका है। पहला तरीका क्या है? ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। और दूसरा मेथड क्या है? एनालिटिकल मेथड और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। एनालिटिकल मेथड, इन दो तरीकों से हम वेक्टरों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जमा करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड की वजाहत करते हैं। ठीक है कि ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है वेक्टर ऐड करने का। तो हम डिफाइन करते हैं दैट मेथड इन विच वी ऐड वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। किस तरह हम डिफाइन करते हैं? दैट मेथड इन विच वी एड वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। यानी वो तरीका जिसमें हम वेक्टरों को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं, जमा करते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या कहलाता है? मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि जब हम ग्राफिकल तरीके से वेक्टर को ड्रा कर देते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? टेल। ये एक वेक्टर है, मैंने ग्राफिकल तरीके से ड्रा किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको हम टेल कहते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट क्या कहलाता है? ये है हेड। इसका लास्ट पॉइंट जो है ना, आखिर पॉइंट हेड कहलाता है। ठीक है। अब हेड टू टेल रूट से वेक्टर को जमा करने के लिए हम क्या करते हैं? एक वेक्टर ड्रा करते हैं। ठीक है, इसको हम वेक्टर 1 का नाम देते हैं। हमने इसको ड्रा किया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट टेल है और इसका हेड है। ठीक है। अब इसके साथ दूसरे वेक्टर को जमा करने के लिए हम क्या करते हैं? हेड टू टेल रूल की मदद से किसी दूसरे वेक्टर का टेल लेते हैं और पहले वाले वेक्टर के हेड पर रख देते हैं, इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, जैसे कि मैंने किया। ये दूसरे वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर नंबर 2 है, ये वेक्टर नंबर 1 है। ठीक है। तो किसी दूसरे वेक्टर को इसके साथ जमा करने के लिए हम दूसरे वेक्टर का टेल लेते हैं और पहले वाले वेक्टर के हेड पर रख देते हैं। और इस पर रखने के बाद हम पहले वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, जो कि रिजल्टेंट कहलाता है। ये इन दोनों वेक्टरों का एक रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट क्या है? तो रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका इफेक्ट सारे वेक्टर के इफेक्ट का बराबर होता है, जो कि एडिशन में इस्तेमाल हो चुका है। यह है रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरीके से वेक्टरों को जमा करने के लिए कुछ स्टेप का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ स्टेप है। ठीक है, हम उन स्टेप को इस्तेमाल करते हुए वेक्टरों को इस तरीके से जमा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप है। स्टेप नंबर फर्स्ट ये है, सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल फॉर वेक्टर। वेक्टरों के लिए एक मुनासिब स्केल मुंतखब करें। ठीक है, ये पहला स्टेप है। इसकी वजाहत मैं मिसाल से करता हूं। अब दूसरा स्टेप क्या है? जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। दूसरा स्टेप क्या है? ज्वाइन द टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर, यानी अगले वेक्टर का टेल जो है ना, पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करें। ये है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? ड्रा अ रिजल्टेंट आर बाय joining the head of last vector
to the tail of first वेक्टर। तीसरा स्टेप क्या है, अब एक रिजल्टेंट ड्रा करें इन वेक्टरों पर, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को किस तरह ड्रा करें, लास्ट वेक्टर जो हमारे पास है इसका हेड पहले वाले वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करेंगे एक रिजल्टेंट की मदद से, वो होगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब फोर्थ स्टेप क्या है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए किसी पुट की मदद से इसकी लंबाई को जो है ना नापेंगे, इसकी लंबाई को जो है ना मालूम करेंगे। और इसका डायरेक्शन मालूम करने के लिए पांचवा स्टेप ये है कि इसका डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम प्रोटेक्टर की मदद से पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगल जो है ना नोट कर लेंगे, वो इसका होगा डायरेक्शन। तो ये स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे जब हम वेक्टरों को हेड टू टेल रूल की मदद से जमा करेंगे। इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ट्राली है और इस ट्राली पर दो फोर्सेस अमल करता है। एक फोर्स एक्स एक्स के डायरेक्शन में इस पर अमल करता है, इसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन। और दूसरा फोर्स जो है ना इस पर इस डायरेक्शन में अमल करता है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जमा करने के लिए एक मुनासिब स्केल को मुंतखब कर लेंगे, ठीक है। सपोज दैट 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैंने स्केल मुंतखब किया, ये एक स्केल है कि 5 न्यूटन फोर्स ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 15 न्यूटन फोर्स ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और 10 न्यूटन फोर्स ये कितनी के बराबर होगा, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये F1 है और ये F2 फोर्स है, ठीक है। अब मैंने स्केल को मुंतखब किया, इसको मुंतखब होने के बाद हम 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का दो वेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग बना के यहाँ पर 15 न्यूटन फोर्स के लिए मैंने 3 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रा किया और 10 न्यूटन फोर्स के लिए यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रा किया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि सेकंड वेक्टर का टेल पहले वाले वेक्टर के हेड पर रख ले। तो यहाँ पर मैंने इस वेक्टर को उठा लिया, इसका टेल जो है ना सेकंड वेक्टर के हेड पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया। और सेकंड वेक्टर को लेके उसको उठा लिया यहाँ से और बिल्कुल यहाँ पर रख लिया, इसका टेल पहले वाले वेक्टर के हेड पर रख लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद हम एक रिजल्टेंट ड्रा करेंगे। इस रिजल्टेंट में हम पहले वेक्टर का जो टेल है लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो मैंने एक रिजल्टेंट की मदद से इसको ज्वाइन किया, इसको ड्रा किया और इसको रिजल्टेंट आर का नाम दिया गया। ये था तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप ये है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम इसका लंबाई नापेंगे किसी पुट की मदद से। तो हम किसी पुट की मदद से इसकी लंबाई नापेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई 3.8 सेंटीमीटर आ गई, इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। तो वापस फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सेंटीमीटर की जगह 5 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सपोज किया था। तो वापस मैं फोर्स में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इस रिजल्टेंट को, तो ये होगा 3.8 मल्टीप्लाई 5। पांचवा स्टेप किया है जो मैंने लिख चुका था, पांचवा स्टेप के इस वेक्टर का, इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम प्रोटेक्टर की मदद से इसके डायरेक्शन मालूम करेंगे। यहाँ पर प्रोटेक्टर रख लेंगे यहाँ पर और पॉजिटिव एक्सिस से इसका डायरेक्शन जो है ना, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन मालूम करेंगे, जो कि तकरीबन ये है तकरीबन 30 न्यूटन और इसका डायरेक्शन तकरीबन 19.19 डिग्री आता है। यानी 19.9 डिग्री एंगल से जो है ना इसका डायरेक्शन आता है, 16.9 डिग्री पर है। ये इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। हेड टू टेल रूल की मदद से जब हम वेक्टर को जमा करते हैं तो ये स्टेप इस्तेमाल करेंगे। ये था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। लेकिन एनालिटिकल मेथड से पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, बाद में इस मेथड को बताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो हम डिफाइन करते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स component or rectangular components is called resolution of vector। ठीक है, किस तरह हम डिफाइन करते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वो तरीका है जिसमें हम एक सिंगल वेक्टर को इसके कंपोनेंट में तोड़ते हैं वो रिजोल्यूशन कहलाता है, रिजॉल्व कर देते हैं वो रिजोल्यूशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर है और मैं इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में स्प्लिट करता हूँ इसी तरह। ठीक है, ये इफ है और इसका इफ 1 है और ये इसका इफ 2 है। अब अगर ये कंपोनेंट इस वेक्टर को बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो फिर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इस ट्रॉली पर, दोबारा मैं इस मिसाल को लेता हूं, इस ट्रॉली पर कुछ फोर्स वेक्टर अमल कर रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स है जो कि इस ट्रॉली पे अमल करता है और इस डायरेक्शन में ये फोर्स है। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में क्या करता हूं, इसको स्प्लिट करता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस वेक्टर के हेड से एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं और इसके हेड से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ओ है, जैसे कि यहाँ मैं एक डायग्राम में करता हूँ। मिसाल के तौर पर इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर बड़ा बना लिया। अब ये वेक्टर फोर्स है, ये फोर्स वेक्टर है यहाँ पे, और मैंने इसको इस कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया, यानी इसके हेड से एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसके हेड से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो यहाँ पर ओ ए और ये है सी फॉर एग्जांपल और ये है बी। तो यहाँ पर ओ सी और ओ ए इस वेक्टर ओ बी का क्या है, इसके कंपोनेंट है। ठीक है, चूंकि ये एलॉन्ग एक्सिस है ये कंपोनेंट, तो मैंने इसको एफ एक्स का नाम दिया, और ये एलॉन्ग वाई एक्सिस है तो मैंने इसको एफ वाई का नाम दिया। अब ये वेक्टर ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बनाएगा। अब इन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम इस शक्ल में एक ट्राइंगल को लेंगे। आप इस शक्ल को देखें, ओ ए बी एक ट्राइंगल बनाता है, ओ ए बी ये एक ट्राइंगल बनाता है। और मैथमेटिक्स से आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये है बेस ओ ए बाय हाइपोटेन्यूज ओ बी। ठीक है, तो बेस में हमारे पास क्या है, एफ एक्स है और हाइपोटेन्यूज भी क्या है, एफ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी क्या है, एफ। तो इस तरह हो जाएगा cos थीटा एफ एक्स बाय एफ। तो इससे एफ एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हम एफ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा और इससे आएगा एफ एक्स एफ कॉस थीटा। ये है एफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एफ, ये इसका एफ एक्स मैग्नीट्यूड है, ये इसके एफ एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। इस तरह वाई कंपोनेंट मालूम करने के लिए साइन थीटा मैथमेटिक्स से साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पर हमारे पास क्या है, एफ वाई है और हाइपोटेन्यूज पे हमारे पास क्या है, एफ है। ठीक है, तो इससे आएगा एफ वाई एफ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके एफ साइन थीटा आ जाएगा। ये है वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो इन कंपोनेंट को इस्तेमाल करके हम एनालिटिकल मेथड से वेक्टरों को जमा करेंगे। ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने सिंगल फोर्स ले लिया, यहाँ पर सिंगल फोर्स बॉडी पे अमल कर रहा था और हमने इसके कंपोनेंट एलॉन्ग एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली। अब इसका एफ एक्स कंपोनेंट जो था इस फोर्स का वो बराबर है एफ एक्स कॉस थीटा के, और इसका जो वाई कंपोनेंट है यहाँ पे वाई कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड बराबर है एफ वाई एफ साइन थीटा। हम इसके मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं अगर हमें ये एंगल मालूम हो जो ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाता है थीटा। अगर हमें इस एंगल के बारे में मालूम हो तो हम इनका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। तो ये था स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम इन स्प्लिटिंग को इस्तेमाल करके हम एनालिटिकल मेथड की वजाहत करेंगे और वो
एनालिटिकल मेथड में अपने दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ूंगा। थैंक यू।